अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद ले जनाब। आज तो धमाकों का दिन है। मुझे लगता है कि ये ईद ने भी कुछ सादा नहीं गुजरना। जब आखिरी रोज़ धमाके पर धमाका हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ईद की छुट्टियां हैं, जो सरकारी सतह पर 5 छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं आज से, इन 5 दिनों के अंदर को 5 बड़े बड़े धमाके होने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज तो पै दर पै ही धमाके शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस बात का आगाज़ होता है और उसके बाद जो दूसरा धमाका है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ही है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल था जो मंजूर किया गया था, जिसका नाम रखा गया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड जो प्रोसीजर्स बिल। और उस बिल को नेशनल असेंबली से मंजूर कराया गया, फिर सेनेट से मंजूर किया गया, सदर साहब को भेजा गया। सदर साहब ने अपनी अजली वो जो है उसका सबूत दिया यूथियापे का, और यूथियापे का सबूत देते हुए उन्होंने उस बिल को वापस भेज दिया, जिस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया और बिल को दोबारा मंजूर कर लिया गया। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 8 रुकनी बेंच बनाया गया, 8 रुकनी बेंच। और उस 8 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद वो तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे की समाअत थी, और इस दौरान हैरत अंगेज़ तौर पर जजेस की तरफ से मुकम्मल तौर पर सन्नाटा तारी था। और उसके बाद एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें ये बताया गया कि जनाब इस कानून पर जो है वो अमल दरामद रोक दिया गया है। और उसके बाद ये बिल सदर साहब के पास चूँकि चला गया हुआ था, और सदर साहब अब इसको मंजूर करते या ना करते, इसने अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करने के बाद इसने कानून की शक्ल इख्तियार कर लेना था। अब सदर साहब ने चालाकी इस तरह खेली कि उन्होंने कल ये बिल वापस भेज दिया, और इस बिल के ऊपर उन्होंने एक नोट लिख दिया। नोट उन्होंने ये लिखा कि जनाब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस ले चुका है, ये जो कानून है ये इस वक्त वहाँ पर ज़ेरे समाअत है, इसलिए ये मामला प्रेजुडिस हो चुका है। और इसके साथ साथ इस कानून पर अमल दरामद चूँकि मशरूत कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर, लिहाजा इस चैप्टर को अभी हम क्लोज़ करते हैं उस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आर्डर नहीं पास करती। लेकिन यहाँ पर आ जाता है वही ट्विस्ट जो इस सारी सिचुएशन को बदल देता है। बदल इस वजह से देता है कि ये कानून अब अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर यह बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। अब जब कानून की शक्ल, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, इख्तियार करने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आइनी और कानूनी तौर पर। वो क्या? सबसे पहले ये होता है कि वो बिल जब अपनी आइनी मुद्दत कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद सदर साहब की मंजूरी उसको रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वो उसके बाद जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है वो उसके लिए जो एक गज़ट नोटिफिकेशन है वो जारी करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखते हैं, और वो ये कहते हैं कि जनाब इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। उसके बाद उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी होता है। गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब ये है कि ये अब सरकारी सतह पर कानून है, और ये अनप्रेसिडेंटेड इस वजह से है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अमल दरामद को रोका गया हो और ये जो हुकूमत है उसने उसका गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया हो। अब ना सिर्फ गज़ट नोटिफिकेशन किया गया बल्कि नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से कुछ ट्वीट्स भी किए गए, और उन ट्वीट्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस बारे में आगाही दी गई लोगों को, और सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर की गई कि जनाब ये जो काम है ये हमने डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट माने ना माने, सदर साहब माने ना माने, हमारे तो जूती को नहीं परवाह, हमने जो काम करना था वो हमने कर दिया है। अब ये कानून बन गया है। अब अगर ये वाक़तन कानून बन गया है तो सबसे पहला सवाल तो ये उठेगा जनाब कि वो 8 रुकनी बेंच का जो स्टे ऑर्डर है वो कहाँ पे गया, क्योंकि वो स्टे ऑर्डर अभी तक मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इस सारे सिनेरियो में दो चीज़ें हैं। नंबर 1 कि इसका गज़ट नोटिफिकेशन होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले, और नोटिस लेने के बाद स्पीकर नेशनल असेंबली के ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट कार्रवाई को इनिशिएट करे, और वो ये कहे कि जनाब जब इस कानून को, इस बिल पर अमल दरामद रोका गया था, आपने किस कैपेसिटी के अंदर इसको कानून की शक्ल दी, और कानून की शक्ल देने के बाद इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी कर दिया, और इसके गज़ट नोटिफिकेशन करने के बाद इसकी तशहीर भी करके आपने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, और उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाए। और इस चक्कर के अंदर जो बहुत सारे दीगर जो स्टेट ऑर्गन्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, जिस तरीके से फेडरल कैबिनेट है, वो तमाम के तमाम लोग भी इसके ऊपर शामिल हो जाएंगे, और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इस कार्रवाई का आगाज़ होगा अगर इस कानून को चैलेंज किया जाता है। दूसरा मामला
वो भी बहुत ही ज़्यादा जो सिनेरियो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक सिनेरियो इस वजह से है क्योंकि उस सिनेरियो में जो इस वक्त की पॉलिटिकल हीट है वो जब उसके अंदर शामिल होगी, एडिड फ्यूल टू फायर होगा। जब बल्दी ते तेल पवेगा पैन ते पांबड़ मचने ने, पांबड़। अब इस वक्त ये पांबड़ों वाली सिचुएशन आ चुकी है। सियासी महाज पर भी पांबड़ मचे हुए हैं और बाकी महाजों के ऊपर भी पांबड़ मचे हुए हैं, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक नई रसाकशी का आगाज़ होने जा रहा है। और अगर हम ख्यालों के दरमियान भी हम ख्याली ना रहे तो इसका मतलब ये है कि कोई बारीक वारदात डल गई है। अब जो दूसरा सिनेरियो है वो भी कुछ इससे मिलता जुलता इस वजह से है कि हुकूमत का ये ख्याल है, मेरा ये मानना है कि शायद उनको ये गुमान है या उनकी ये खुशफहमी है कि जैसे ही ये कानून बनेगा तो ये जो 8 रुकनी बेंच है ये अपनी कार्रवाई को रोक देगा, क्योंकि उसके बाद फिर वो जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी तरफ से कोई मुदाखलती अमल का आगाज़ होगा और वो ये कहेंगे कि जनाब आपने ये बेंच कैसे बनाया। हुकूमत का मेरा ख्याल है कि कुछ इस किस्म की कोई सोच उनके दिमाग में पाई जाती है। अब उनके दिमाग में हकीकी मानों में क्या चल रहा है ये भी एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मेरा ये राय है और ये राय जो कि कुछ इशारों पे बनी है, लिहाजा इस राय के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो डिवीज़न है वो बहुत ही हद तक नुमायाँ होकर आ चुकी है। और ये 8 रुकनी बेंच बनाकर मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि जनाब मैं अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत में हूँ, 15 में से 8 मेरे साथ हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे 1 वोट की अब भी अक्सरियत हासिल है, लिहाजा अगर फुल कोर्ट भी बन जाएगा तो मैं यहाँ से आपको स्मैश करता हुआ गुजर जाऊँगा। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर क्योंकि ये बिल बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ इख्तियारात को महदूद करता है और ख़ास तौर पर बेंचेस के जो तश्कील है उनके इख्तियारात को महदूद करता है। और जैसे जैसे ये इख्तियारात महदूद होंगे, क्योंकि ये जो बेंच साजी है इसके ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा एतराज़ात पाए जाते हैं और लोगों का ये मानना है कि जनाब ये जो एतराज़ात हैं ये इस वजह से हैं कि इनकी वजह से जो हालात हैं वो जो फ़ैसले हैं वो इमरान खान साहब की फेवर में आते हैं और बेंच बनते साथ ही पता चल जाता है कि जनाब इस बेंच का फ़ैसला क्या आना है, किसकी फेवर में आना है। एनीवेज अब ये जो एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है, ये जो नया कार्ड खेला गया है हुकूमत की तरफ से, इसके भी अब कुछ न कुछ जो असरात हैं वो नुमायाँ होकर सामने आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब जो सियासी फ्रंट है वहाँ पर भी कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया में जो इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई है और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई है हिज़ एक्सीलेंसी क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब से नवाज़ शरीफ साहब की। और उस मुलाकात के अंदर हमारे वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब और मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ भी मौजूद थी। इसका मतलब ये है कि ये जो मुलाकात हुई है सऊदी अरेबिया में और 2.5 घंटे तवील हुई। अब 2.5 घंटे तवील मुलाकात के अंदर बैठ कर उन्होंने खजूरें तो नहीं खाई होंगी ना, या वो कहवे शहवे जो वो बना के देते हैं वो नहीं पी होंगे। इस दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन आई होंगी और यकीनी तौर पर वो चीज़ों को अंडर डिस्कशन आना भी चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त वहाँ पर बहुत सारे मामलात में जब लंदन के अंदर कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ मुलाकातें हो रही थी, तो उस वक्त भी ये बात मैं आपको लास्ट ईयर अगर आप मेरी पिछले साल ईद की वीडियोस चेक करें तो वहाँ पर मैंने आपको एक ख़बर दी थी। उस ख़बर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एक सऊदी शख्सियत ने लंदन में नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की थी। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अप्रैल लास्ट ईयर जो तब्दीली का अमल शुरू हुआ था, उस तब्दीली के अमल में किसी न किसी लेवल पर कुछ सऊदी इन्वॉल्वमेंट भी मौजूद थी। और नवाज़ शरीफ साहब चूँकि जनरल बाजवा साहब के ऊपर किसी भी सूरत एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थे, वो जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर किसी भी सूरत एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थे, तो ऐसी सूरत में नवाज़ शरीफ को एतमाद दिलाने के लिए सऊदी जो इन्फ्लुएंस है या सऊदी रोल जो है वो उस वक़्त कुछ
किसी न किसी हद तक उसने रोल प्ले किया था और नवाज शरीफ साहब को कुछ गारंटीज़ दी गई थी, जिसको अब इमरान खान लंदन प्लान का नाम देते हैं ना, तो उन गारंटीज़ के अंदर सऊदी अरेबिया मौजूद था। और अब जो नवाज शरीफ साहब की ये जो सऊदी अरब का दौरा है, मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर जो बाकी मानदा चीज़ें हैं, जो उस प्लान का या उन गारंटीज़ का हिस्सा थी, उनको आखिरी मरहले तक लेके जाने के लिए मेरा ख्याल है कि अब उसके ऊपर कोई बातचीत के अमल का आगाज़ होगा। क्योंकि ये बात मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इलेक्शंस अगर आपको कराने हैं इस मुल्क में, तब आपको नवाज शरीफ को लाना पड़ेगा। नवाज शरीफ को लाए बगैर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। उस चक्कर के अंदर चाहे यहाँ पर आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, यहाँ पर मार्शल लॉ लग जाए, यहाँ पर जुडिशल मार्शल लॉ लग जाए, यहाँ पर पार्लियामेंट्री मार्शल लॉ लग जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, इस सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो सेंटर ऑफ द स्टेज पर मौजूद है। और ये एतजाज़ ऐसे ने ये जो बात की थी ना कल एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कि इलेक्शन अब नवाज शरीफ को मरकज़ियत हासिल है और इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब नवाज शरीफ चाहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला मामलात भी जाकर उसी जगह पर आकर मिल रहे हैं। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, इसके अंदर जो पहले जो खेल खेला गया था, उसके बाद ये जो नया खेल आया है, ये जो गज़ट नोटिफिकेशन का, अगर इन दोनों को आपने मिलाना है तो फिर आपको आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ मरियम नवाज़ शरीफ के ट्वीट को यकीनी तौर पर मद्देनज़र रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो तीन फरीक हैं ना इस वक्त, ये जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, पीपल्स पार्टी, JUIF और PMLN, ये जो तीन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, ये जो तीन पॉलिटिकल प्लेयर्स की ट्रॉयका है, इनके दरमियान इस वक्त जो अलाइनमेंट है वो बहुत अच्छी है। और ये जो अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट इस बारे में बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये अलाइनमेंट एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ही चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं। ये खेल रहे हैं और खेलते ही जाएंगे उस वक्त तक जब तक नवाज शरीफ की वतन वापसी, जब तक ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिशनर्स बिल जो है ये लॉ बन गया है, इसके तहत वो जो 30 दिन के अंदर अंदर जो 184(3) की रिव्यू पिटीशंस आनी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब की वापसी से है। लिहाजा ये जो नेक्स्ट ये जो दिन हैं और ख़ास तौर पर ये ईद के दिन, ये महज जो है ईद के दिन नहीं हैं। इन 5 दिनों के अंदर बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं और इन 5 दिन में ही मेरा ख़्याल है कि 27 से पहले कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कुछ चीज़ों के मज़ीद क्लियर होने के बाद उलझने के भी इम्कानात शायद नज़र आना शुरू हो जाएँ। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।